हेलो हेलो। कौन है ना? जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम टू योर एस्ट्रो स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास रंजन और आज जो क्लास होने वाली है वह अध्याय नंबर हम लोग 3 करेंगे, है ना। अध्याय नंबर 3 है और जिसका नाम है मुद्रा और साख। इससे पीछे जो है अध्याय 1 जो डेवलपमेंट था और अध्याय 2 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, वो दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पर जो करेंगे वो अध्याय नंबर 3 करेंगे और इसमें जो भी हम पढ़ेंगे, जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो मुद्रा और साख से रिलेटेड पढ़ेंगे। और यहाँ पर पढ़ने का जो तरीका क्या होगा, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक, जो एनसीईआरटी बुक को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यदि आपके पास भी एनसीईआरटी बुक है तो आप बुक निकाल करके बैठ जाएंगे और एक नोट कॉपी भी होना चाहिए जो आप लोग उसको नोट करते हुए चलेंगे तो आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा, है ना। देखिए अब यहाँ पर जो बात आती है, हम यहाँ पर बोले कि मुद्रा, मुद्रा और साख। तो भाई मुद्रा और साख क्या होता है, हमें चाहिए ना भाई कि मुद्रा और साख क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आप पहले हेडिंग लगा लीजिए मुद्रा। मुद्रा ये आपका, ये मुद्रा, है ना। मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा कहते किसे हैं। मुद्रा की बात आती है तो मुद्रा कहते किसे हैं और इसका निर्माण कहां से हुआ है, यह कैसे आज हम लोग जो इस रूप में देख रहे हैं, मुद्रा को, पैसा को इस रूप में देख रहे हैं, तो क्या यह अभी जैसे चल रहा है, क्या पहले भी ऐसे चलता था? बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग जो इस चीज को पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी जानना जरूरी है कि पहले क्या था भाई और अभी उसका विकसित रूप क्या हो गया है। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो कालखंडों में अलग अलग टाइप में प्रचलित थे सिक्का, जो पैसा, है ना, रोकड़ा जो है, आप जो भी भाषा बोल सकते हैं, यानी हम यूं बोले तो मुद्रा, यानी अलग अलग कार्यकाल में, अलग अलग राजाओं के कार्यकाल में अलग अलग प्रकार के सिक्के चलते थे। चाहे वो सिंधु सभ्यता की बात करें, वो मौर्य साम्राज्य की बात करें, वो अकबर की बात करें, जितना भी जो डायनेस्टिक आए, जितना भी जो शासक आए, वो अपने जो पावरफुल शासक थे वो अपने ही कार्यकाल में अपने 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 थ्रू, है ना, खुद से, और खुद से भाई क्यों, क्योंकि अभी भी सरकार लागू कर रही है, तो जो राजा होगा वही तो लागू करेगा। तो वो राजा थे इसलिए सारे लोगों के लिए मुद्रा बनाते थे। जैसे आपने देखा होगा 2016 में, 2016 में मोदी जी आए तो क्या कर दिए, 500 और 1000 के जो नोट था उसको बंद कर दिए। डी डी उसको बोलते हैं बंदी, है ना, यानी उसको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, वो नहीं, लीगल जो है, लीगल तरीका से वो बंद कर दिया गया और एक निश्चित समय दिया गया कि आप यदि इस निश्चित समय तक आप इसको यदि बैंक तक ला लेते हैं तो वो आपका मान्य होगा, आप यदि उसके बाद लाते हैं तो वो रिजेक्टेड होगा। तो यही चीज को हम समझते हैं कि मुद्रा जो बेसिकली है भाई, तो मुद्रा वो क्या चीज है, तो मुद्रा अलग अलग कालखंडों में अलग अलग टाइप में था। और मुद्रा जो काम करता है, तो जो मध्यवर्ती जो बॉन्डिंग होता है, जो बिटवीन में जो काम करता है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका काम क्या चीज है, तो अगर हमें कुछ वस्तु खरीदना है, कुछ वस्तु खरीदना है, तो मेरे पास सपोज है, मान लेते हैं हम जूता बेचने वाले हैं, हम जूता बेचने वाले हैं और हमें गेहूं की आवश्यकता है। अब बीच में मुद्रा की यहाँ है ही नहीं, उस समय मुद्रा प्रचलित था ही नहीं, हम उस कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम ये समय थोड़ा सा मान लेते हैं, जो हम लोग वाटर सिस्टम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता में, है ना, सिंधु सभ्यता में पढ़ते हैं कि वहां पर वाटर सिस्टम था, तो वाटर सिस्टम था, तो उसी कालखंड के बारे में अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि मेरे पास जो हम हैं वो हम क्या बना रहे हैं, जूता बना रहे हैं,
और कोई अगला व्यक्ति है, वो अगला व्यक्ति गेहूं बना रहा है, सॉरी गेहूं उपजा रहा है, उगा रहा है गेहूं। अब हमें जो है गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन बहुत सारे किसान लोग गेहूं उगा रहे हैं, तो क्या सब किसान को जूते की आवश्यकता है? नहीं, उनमें से कोई एक आध दो होंगे जिन्हें जूते की आवश्यकता है। तो हमें ये परेशानी होती है कि हम उन किसानों को खोजेंगे जो गेहूं बेचने के लिए तैयार है और उसके साथ साथ वो जूता लेने के भी तैयार है। तो ये इसमें जो होता है भारी परेशानियां समस्याएं आ जाती है। पता चला कि इसमें बहुत दिन समय लगता है, पता चला कि गेहूं की हमें आज आवश्यकता है और हमें जो गेहूं मिल रहा है वो 20 दिन के बाद मिल रहा है। तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाता था, बहुत सारी परेशानियां होती थी। तो क्या किया गया कि मुद्रा निकाला गया, यानी रुपया वगैरह निकाला गया। रुपया तो ये बात का है, लेकिन मुद्रा निकाला गया। मुद्रा और मुद्रण अलग अलग होता है भाई। मुद्रण जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं, यानी छपाई वगैरह आया, ये क्या चीज है? मुद्रा। यहां मतलब पैसा ही आप समझिए, है ना, अभी के भाषा में पैसा। तो जब ये आया तो अब क्या हो गया कि चीजें आसान हो गई। चीजें आसान हो गई कि जैसे अगर हम गेहूं जूता बेचने वाले हैं, हमें गेहूं की आवश्यकता है, तो हमें वैसे व्यक्ति की ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो सिर्फ किसका है? जूता बेचने, जो जूता खरीदने वाले हैं उसकी जरूरत है। हमें सिर्फ जूता बेचने की आवश्यकता है, बाकी अगर हम खरीदने के लिए कहीं से भी खरीद सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि ये मुद्रा क्या है। और आप इसमें थोड़ा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे कि यहां पर देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि मुद्रा किस प्रकार के चलते थे। ये एनसीईआरटी बुक में आपका मेंशन किया हुआ है, आप इसको देखिए। ये प्रारंभिक जो आहत सिक्के लगभग 25 और 2500 वर्ष जो है पुराने हैं, है ना। 2500 वर्ष ये कैसे हैं? ये पुराने सिक्के हैं। ये देखो, ये पुराने सिक्के हैं। ये देखो गुप्त कालीन सिक्के, वो गुप्त काल में चलते थे, है ना। समुद्रगुप्त हो गया, है ना। और यहां देखो ये, और ये तुगलक काल के सिक्के हैं, ये तुगलक काल के सिक्के हैं। और ये अकबर कालीन के सोने की मोहर है, यानी इस मोहर को मतलब समझिए कि यूं तो इस मोहर का यूज हम लोग रुपये के जैसा ही यूज करते थे। और ये है आधुनिक सिक्का, यानी हम लोग जो देखते हैं ऐसा देखते थे, जो कि अभी इस फिलहाल बंद हो गया है ना। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भाई। तो क्या आपको यहां तक समझ में आया कि मुद्रा होता क्या चीज है और मुद्रा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? अब इसका काम क्या है? तो आप यहां पर अब यह कह सकते हैं कि यह चीज तो मुद्रा का काम। तो यहां पर क्या चीज? मुद्रा का काम। इसका काम क्या है भाई? इसका कुछ तो काम होगा, काम नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? काम होना चाहिए इसका, काम होगा कुछ। क्या काम करता है भाई? तो ये जो है करता क्या चीज है? वो बोले ना कि मध्यवर्ती जो बॉन्डिंग होता है इसको खत्म कर देता है, यानी परेशानी को क्या करता है? दूर कर देता है। समझ में आ गया कैसे दूर करता है? वो चीज भी समझ में आ गया। अब यहां पर आगे देखिएगा कि आप साख को देखे होंगे, ये मुद्रा और साख। आई होप कि आपको मुद्रा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी समझ में आई होगी, है ना। अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब देखिए, अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो क्या चीज पढ़ेंगे? ये चीज मुद्रा के बारे में, ये आपका ओवरव्यू था। बाकी डीपली हम लोग बुक से पढ़ेंगे, है ना। अब ये जो देखिए आपका आगे, अब साख, आगे एक शब्द आता है भाई जिसका नाम क्या चीज है? साख। साख, है ना। इसको क्या कहते हैं? साख कहते हैं।
अब देखिए, साख इसको इंग्लिश में आप क्रेडिट बोल सकते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम क्रेडिट बोल सकते हैं। ये आपका साख है। अब साख मतलब क्या चीज, तो वो ब्रांच, यानी जैसे बैंक वगैरह आप जानते हैं ना, तो ये जो साख है, ये साख जो है समझौते बस चलता है। यानी हम यूं तो इसको कह सकते हैं कि साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता, साख क्या चीज है, समझौता है, और इसके तहत जो ऋणदाता होते हैं, जैसे यहां पर देखिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भुला रहे हैं, है ना। ये देखिए यहां पर क्या चीज है, उसको थोड़ा सा समझिए। जैसे देखिए, अभी हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे वो किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो मुद्रा के बारे में पढ़ रहे थे। तो मुद्रा है, उसका आधुनिक रूप भी आप देखें, इसके अलग अलग गतिविधियां हैं जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े कि गतिविधियां क्या चीज है जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं, है ना। अलग अलग गतिविधियां, कोई प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई द्वितीय क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई तृतीय क्षेत्र में काम कर रहा है। ये सारी गतिविधियां हैं, और उसमें भी हम संगठित और असंगठित के बारे में पढ़े थे। अब इसमें भी वो जो लोग काम कर रहे हैं, आप उस पिछला चैप्टर से रिलेट कीजिए इसको, जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अब उन्हें जो है क्या चाहिए, काम के बदले उन्हें पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। अब उनके पास हम समझते हैं कि उनके पास जो है नगद रुपया आ गया, उनके पास नगद नगद के रूप में आ गया उनके पास। अब वो पैसा का क्या करेंगे भाई, पैसा का क्या करेंगे, उनके पास नगद आया, सपोज दैट हम वहां से बस बात को उठाते हैं कि नगद आया कहां से, तो जिसके यहां काम कर रहा है उन्होंने उसको नगद दिया, उन्होंने उनको नगद दिया, है ना। तो ये उनके पास नगद आ गया। अब जो व्यक्ति जिसके पास नगद आया, अब हम जानते हैं कि सारे पैसों की एक बार ही आवश्यकता नहीं होती है, समय समय में जो दैनिक जीवन में यूज होता है, जैसे जैसे समस्याएं आती है, जैसे जैसे जरूरत होता है, उस तरह से हम लोग खर्चा करते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमें इसको 1 महीना के बाद काम है, 1 माह के बाद इसका हमें यूज करना है, लेकिन 1 माह तक कहां रखे भाई, 1 माह तक कहां रखेंगे हम, 1 माह तक हम वैसे स्थान को ढूंढेंगे, हमें 1 माह तक रखना है, 1 माह तक रखेंगे, और तो हम देखेंगे कि फायदा हमें कहां से हो रहा है, तो हम वैसे इंसान को ढूंढेंगे जो ये पैसे ले ले और पुनः हमें 1 महीना के बाद दे दे, और उसके बदले हो सकता है तो कुछ सूद वगैरह भी दे दे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे। तो ये जो व्यक्ति है, ये नगद के रूप में यहां पर 1 माह के लिए कहां पर रख देता है, बैंक में रख देता है। ये जो है 1 माह के लिए बैंक में रख देता है, और ये बैंक जो क्या करते हैं, बैंक किसी आवश्यकतामंद लोगों को क्या करते हैं, ऋण दे देते हैं, ये ऋण देते हैं। अब ऋण जो देते हैं, सपोज हम इसका मान लेते हैं, ये यहां पर अब इसको देखिए, ये 5 रुपये प्रतिशत ऋण दिए हैं, है ना, 5 रुपये प्रतिशत ऋण दिए हैं। अब जो है ये जो नगद, ये जो 1 माह में रखे हैं, तो ये इसको क्या देगा, सूद देगा, सूद देगा। अब सूद जो है, सूद इसको 1 रुपये% के हिसाब से दे रहा है। तो अब आप यहां पर समझ रहे हैं कि क्या चीज ओवरऑल इसके बीच में क्या हो गया, हमें 4% का डिफरेंस दिखा। अब ये जो 4% है, ये असली बैंक की कमाई होती है, ये असली बैंक की कमाई होती है। अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति 1 माह के लिए बैंक में पैसा रख दिया। अब बैंक है किसी व्यक्ति को ऋण दे दिया, कर्ज दे दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। जब ये कर्ज देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं। यानी साख क्या चीज है, तो साख जो है एक समझौता है, और समझौता है यानी एक बोले तो ये मान्य है, समझौता है जिसके थ्रू क्या है, ऋणदाता किसी को ऋण देते हैं और कर्जदाता किसी से कर्ज लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होगी, क्या सर हम जो किसी से उधार लेते हैं तो क्या इसमें वो भी आ सकता है? बिल्कुल भाई, वो भी इसमें आ सकता है साख में। तो साख के बारे में आपको समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा कि साख क्या चीज करता है। साख के बारे में समझ में आया। तो अब हम चैप्टर की ओर मूव करते हैं। यहां तक आपको चैप्टर के बारे में ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि हमें चैप्टर के बारे में पढ़ना क्या चीज है और इसमें सामूहिक समूह, सामुदायिक समूह किस तरह से काम करते हैं, इन सारी चीजों को हम आगे देखते चलेंगे, है ना। तो अब आइए आते हैं हम लोग बुक में मूव करते हैं, बुक की ओर एक नजर डालते हैं। और यहां पर देखिए, ये देखिए क्या है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय मतलब भाई तो खरीद बिक्री, खरीद बिक्री का क्या है, एक माध्यम है जिसे किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु खरीदना है, किसी व्यक्ति को कुछ बेचना है। तो ये क्या हुआ, ये विनिमय हुआ। तो ये क्या है, खरीद बिक्री का ये क्या चीज है, माध्यम है। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। और यहां पर आप समझ रहे हैं कि क्या चीज है। तो आपको यहां पर हम थोड़ा सा लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, क्योंकि हम लोग फिर से फर्स्ट में ही बोले कि हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, समझे। तो यहां पर लाइन बाय लाइन आपको हम समझा देते हैं। देखिए मुद्रा जो है, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन में एक क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी हम देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी मेंबर, कोई परिवार का कोई व्यक्ति सदस्य रहता है ना, मेंबर रहता है। अब वो मेंबर अगर वहां से कहीं चला जाता है तो हमें घटकती है कि काश वो रहता हमारे साथ। तो सिमिलरली ऐसा ही है कि जो मुद्रा है, वो मुद्रा हमारे दैनिक जीवन का क्या चीज है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपने चारों ओर तरफ देखिए तो आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। यानी मुद्रा से सौदा मतलब मोल भाव करना, बेचना, है ना, खरीदना बेचना। तो ये क्या हुआ, सौदा करना। तो आप इसे क्या पहचान सकते हैं। और क्या आप यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन यहां पर क्या चीज है, क्या आप इन की एक सूची बना सकते हैं। अगर आप ऐसे अगर बनाने को चलो तो बहुत बड़ी एक लिस्ट निकल करके आ जाएगी, समझे। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। बिल्कुल, हम लोग किसके जरिए खरीदते बेचते हैं, तो मुद्रा के जरिए खरीदते बेचते हैं। समझ में आया। अब ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही है। अब देखिए मुद्रा के बदले क्या होता है, कहीं कहीं सेवाएं भी प्रदान की जाती है। अब वो सेवा किस रूप में होता है भाई, अब यहां पर आप देखिए, थोड़ा सा आप रिलेट कीजिए इसको। जैसे आपके यहां हम काम किए, सपोज अब हमें कोई वस्तु दे दिए। अब हम भाई अब उसको कैसे अब चुका नहीं पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम आपको कैसे चुकाएंगे। तो नहीं चुकाएंगे तो हम इसके बदले क्या करेंगे, आपके यहाँ सेवा दे देंगे। सेवा इट मीन्स कि आपका अगर कुछ काम है तो उस काम को यदि हम कर देते हैं तो क्या कर, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसे कुछ लेन देन जहां मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने के वादा है। पहला कंडीशन कि हम लोग, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई अभी मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, आपको जब पैसे होंगे तो हम चुका देंगे। तो वो कहते हैं आदान प्रदान, है ना। यानी इसे कहते हैं बाद में भुगतान करने वाला, यानी बाद में हमें दे देगा, बाद में दे देगा। लेकिन हम बोलेंगे उसको एक अलग वे में भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप पैसे के बदले हमें कुछ हमसे कुछ सेवा ले लीजिए, ये भी हो सकता है। तो ये होता है, यानी लेन देन के बिना, मुद्रा के बिना भी ऐसे कार्य को किया जाता है, समझे। अब आगे यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है। खरीदारी जो है मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है। तो आप यदि पीछे ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि मुद्रा क्या है, जो मध्यवर्ती जो हिस्सा है, यानी मध्यवर्ती का जो काम है
वो क्या करता है, खत्म करता है। जो हमारी समस्याएं होती है उसको खत्म करता है। यानी हमें ये नहीं ढूंढना है कि कौन व्यक्ति कौन सा खरीदने वाला चीज है, वो समय कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, बस हमें जरूरत है तो अपनी वस्तुओं को बेचने की जरूरत है। ठीक है, हमें जरूरत किस चीज की है, तो हमें जरूरत है अपने चीजों के बेचने की, है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पे कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता, अब यहाँ पर एक जूता निर्माता का उदाहरण लिया है, मुद्रा का इस्तेमाल क्यों करता है। एक जूता का निर्माता का यहाँ पर उदाहरण लिया है, जिसमें जो जूता निर्माता है वह बाजार में जूते बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। अब जो जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए कर लेगा आसानी से। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे अब देखिए, अब यहां पर देखिए आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, है ना। अब यहां पर बोला है, जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना, जो जूता क्या चीज, जो जूता निर्माता है वो मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करता, यानी बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए बिना यदि वस्तु से गेहूं खरीदने की जरूरत होती, तो गेहूं खरीदने के लिए वो क्या करता भाई, वो गेहूं खरीदने के लिए बस वही एग्जाम्पल कि वो उस वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति जूते लेने के लिए तैयार है, तब उससे गेहूं वो खरीदता। तो इसलिए हम कहते हैं, यानी जब ऐसा संयोग बनता है, जब ऐसी संयोग बन जाती है कि मेरा जूता वो भी लेने के लिए तैयार है और उसका गेहूं हम भी लेने के लिए तैयार हैं, और जब ये संयोग बन जाता है तो इसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। आपको समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब जो है यहाँ पर आपसे बता रहा है, यहाँ पर देखिए, अब इसकी तुलना ऐसी अर्थव्यवस्था से करना है जहां मुद्रा का जो प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है, और फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसी किसान को ढूंढे जो ना केवल उसे जूते खरीदने की इच्छा रखता हो, बल्कि वो अपने उत्पादन को बेचने की भी इच्छा रखता हो, है ना। यहां तक समझ में आया? अब ये जो है आगे देखिए, अब देखिए उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है, यानी जब अब ये पैसा हो गया, मुद्रा है, तो मुद्रा हो गया तो भाई अब उसे वैसे इंसान के ढूंढने की, वैसे किसान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस अब अगर उसे आवश्यकता है तो किसकी आवश्यकता है? बस वो उस ग्राहक की आवश्यकता है जो उसके जूते को खरीद सके, है ना। यानी बस उसे जूते मुद्रा में बदलने के लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है, और चूंकि यहाँ पर मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कम करती है, और इसे क्या कहते हैं? विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय का माध्यम क्या चीज? खरीद बिक्री का माध्यम। मुद्रा क्या चीज है भाई? तो मुद्रा एक खरीद बिक्री विनिमय का एक माध्यम है। बेचने खरीदने का क्या चीज है? एक माध्यम है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब आप देखिए यहां पर समझिए कि मुद्रा के आधुनिक रूप, हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम यहां पर जो भी देखेंगे वो क्या चीज? मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा का आधुनिक रूप हम लोग देखें कि प्राचीन काल में कैसे कैसे सिक्के चल रही थी, कहीं सोना और कहीं तांबे की यूज चल रही थी, कहीं सोना और कहीं तांबा, कहीं का, यानी जो भी बहुमूल्य धातुओं का यूज हो रहा था। लेकिन आज की अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो आज की करेंसी में ऐसी कोई सा भी चीज मेंशन नहीं किया गया है। बस
वो क्या है, भारत सरकार के द्वारा कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है और यह क्या है, भारत सरकार के द्वारा मान्य है। इसीलिए कोई सा व्यक्ति इसको ले लेता है और भारत के किसी कोने में यदि भारत सरकार की मुद्रा को अगर यूज करता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। समझ में आ गया। लेकिन भाई हम ये एक चीज आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम देखो, हमें अब सोना लेना है, हमें सोना लेना है। पहले के समय में क्या था, हमें सोना लेना है लेकिन हमारे पास जो है चांदी का सिक्का है, तो हमें सोने के बराबर चांदी के सिक्के देने होते। लेकिन क्या अभी हम लोग सोना, जैसे अब हमको हम ले रहे हैं 10 केजी गेहूं ले रहे हैं, तो हम उसको 10 केजी पैसा देंगे, नहीं देते। हमें उसका मूल्य क्या चीज है, तो हम उसके मूल्य के अनुकूल देते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए कहां पर अगर कोई भी शासन व्यवस्था है, जो अपने टेरिटरी का जो राजा होता है, यानी जो सरकार होती है, वो सरकार क्या करती है, तो वहां पर कैसे इसको बैलेंस करके रखा जाए, यानी जो विनिमय का जो साधन है, इसको कैसे बैलेंस करके रखा जाए, इसके लिए वो अपने अपने देश में अलग अलग मुद्राएं क्या करती है, लागू करती है, बनाती है। अब जो भारत के लिए बात करते हैं, तो भारत के लिए कौन बनाता है भाई, तो भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रा बनाता है। यह काम किसका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। और इससे हम क्या करते हैं ये, और इसे हम जो यूज करते हैं वो क्या चीज, करेंसी है, कागज का नोट है ना। लेकिन हम उसका यूज 1000, 500, 2000 में क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भारत सरकार के द्वारा यह लीगल अपडेट किया गया है, लीगल है, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। यही भारत सरकार के द्वारा ये 2016 में जो बंद कर दिया गया था 500 और 1000 के नोट्स को, तो अब वो इनलीगल है। अब वो इनलीगल है तो क्या उस नोट को कोई लेता है, नहीं लेता। उसका 1 रुपया के बराबर वैल्यू भी नहीं है उसका। अगर हम बात करें, वो 500 1000 का है ना, 1000 के नोट है तो उसको 10 रुपया वैल्यू के बराबर भी नहीं है। अगर 500 का नोट है तो उसको 5 रुपया के बराबर वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 5 रुपया का वैल्यू उससे ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये लीगल है। और वहीं 500 का वैल्यू कम है, क्यों कम है, क्योंकि वो इनलीगल है। आपको यहां तक समझ में आया, आई होप कि समझ में आया होगा। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का क्या है, माध्यम बन सकती है। और सिक्के, जो सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रण के रूप में इस्तेमाल करते थे। और इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। तो ये करेंसी आई, और ये जो करेंसी है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, और उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे से बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजों से भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है, क्योंकि यह क्या है, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, लागू करती है, बनाती है। और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। अब ये नहीं, जो भारतीय कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का इजाजत नहीं है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा ऐसी कोई संस्था नहीं है जो वो मुद्रा चालू कर सकता है, जब तक अगर गवर्नमेंट की उसे ऑर्डर नहीं मिल जाता है ना। आगे भविष्य में क्या होगा नहीं होगा उसका अलग बात है। लेकिन अगर किसी को इजाजत नहीं है तो वो मुद्रा नोट वगैरह, टकसाल वगैरह नहीं खोल सकता है ना। टकसाल किसे कहते हैं, जहां पर जो हम लोग सिक्का देखते हैं, सिक्का को ढाला जाता है, उसे टकसाल कहते हैं, है ना। आगे देखिए, अब इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। जैसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। यानी इससे अब हमें सौदे करना है, कुछ वस्तु खरीदना है, बेचना है, तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम ये सिक्के नहीं लेंगे, ये नोट नहीं लेंगे। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा वैध है ना, कानूनी रूप से लागू है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपये में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब देखिए बैंकों में निक्षेप। अब बैंकों में निक्षेप क्या है, अब इसको समझो। बैंकों में निक्षेप क्या है, अब इसको समझो, है ना। देखिए यहां पर बैंकों के अगर निक्षेप की हम बात करते हैं तो आप लोग
सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हम पिछले एग्जांपल लिए थे कि हमें अब जो है नगद देना है किसी को, मेरे पास नगद है, अब उस नगद को हम कहाँ स्टोर करके रखेंगे, कहाँ स्टोर करके रखेंगे? तो हमें एक सुविधा मिल रहा है कि बैंक में रखेंगे, बैंक हमें वहां से पैसा भी देगा, उसके बदले हमें उससे सूद भी देगा, और जब चाहेंगे तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो है मतलब समय के अनुकूल निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, निक्षेप कहते हैं, यानी बैंकों में निक्षेप। यानी देखिए यहां पर आपको यहां पर समझ में आएगा थोड़ा सा, यानी लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के कुछ कुछ ही करेंसी की अब जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिरी में वेतन वाले मजदूरों के पास अतिरिक्त नगद होता है। वेतन जो वेतन में काम करते हैं उनके पास क्या हो जाता है, अधिक नगद हो जाता है, कैश हो जाता है। अब लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, वे इससे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, और इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जो कि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जाता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस जमा को क्या कहते हैं, जमा मांग जमा कहा जाता है। जब मांग के द्वारा के व्यक्ति अगर निकाल लेता है तो वैसे खातों को क्या कहते हैं, मांग जमा कहा जाता है। अब देखिए मांग जमा, मांग जमा तो मांग जमा का एक अलग दिलचस्पी सुविधा देता है। कैसा सुविधा देता है, दिलचस्पी मतलब दिल खुश कर देने वाला, दिल दहला, दहला मतलब दुख वाला है ना, दिल खुश कर देने वाला भाई, दिलचस्पी यानी मतलब बोले तो खुश कर देने वाला। तो जो मांग जमा एक अन्य दिलचस्पी सुविधा देता है वह यह सुविधा इसे मुद्रा यानी विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अपने नगद की बजाय चेक के से भुगतान के बारे में सुना होगा। जैसे यहाँ पर दिलचस्पी सुविधा कैसे देती है आप उसको समझिए। अब हमें किसी कंपनी किसी फैक्ट्री को नगद के रूप में पैसा देना है, हमें पैसा देना है कि चाहे जिस रूप में दे, लेकिन हमें उसे पैसा देना है। अब जब हमें उसे पैसा देना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके दो समाधान है उसका। पहला समाधान यह है कि हम उसको अपने बैंक से जाएंगे, अपना बैंक से हम पैसा निकालेंगे, इसके बाद हम उसको जाकर के दे देंगे। लेकिन दूसरा सुविधा बैंक यह भी देता है कि भाई तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम घर में सोते रहो, तुम्हारे पास पैसा है ना, बस तुम सुतो, तुम्हारे पास पैसा है तुम सुतो, हम जो है तुम्हारा कष्ट को हर लेते हैं। हम जो है आपको यह सुविधा देते हैं कि आपको अगर किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको घर आने की जरूरत नहीं है। आप बस लिख दीजिए कि फलना व्यक्ति है, फलना के नाम से इतना रुपया इतना भेज दीजिएगा, चला जाएगा। तो ये खासियत है इसका। ये क्या चीज है, ये जो है कि आप मतलब इसको नगद की बजाय आप चेक में भी इसको भुगतान करने के बारे में सुना होगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या है नगद ना दे करके चेक वगैरह भी देते हैं, है ना। और जिसका किसी बैंक में खाता होता है वो क्या करते हैं, एक निश्चित रकम होता है और निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। और चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। यानी चेक अगर कोई व्यक्ति लिख दिया तो वो जो व्यक्ति है जिसके नाम से चेक है वो व्यक्ति साफ तौर पे कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वो साफ तौर पे ऑर्डर्स दे रहा है कि भाई तुम ये पैसा, इतना पैसा, कोई पार्टिकुलर पैसा रहता है कि इतना पैसा तुम्हें इस व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर कर दो, है ना। तो ये सख्त निर्देश रहता है, समझे। अब आप अगर चेक का फोटो देखना चाहते होंगे तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से चेक होता है, कुछ इस प्रकार से चेक होता है। ये 2016 की बात हो रही है ना। ये होता है चेक नंबर, ये होता है प्रयुक्त तो कोड नंबर, ये बैंक शाखा होता है, नई दिल्ली का है ना, नई दिल्ली का है, एनआई कैंपस। अब यहां देखिए, अब इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं और मांग जमा
के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, क्योंकि बैंक जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, और इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे मुद्रा समझा जाता है। जो चेक है उसे हम आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में क्या कर सकते हैं, मुद्रा कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो मुद्रा का ही काम कर रहा है। जैसे आपके पास सपोज दैट 50,000 का चेक है, 50,000 का चेक है, आप गए किसी ऐसी जगह में जहां पर आपको पैसे की जरूरत है, तुरंत चेक को भंजवा लेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब वो जो चेक है वो मुद्रा का काम करता है ना। आगे देखिए, अब यहाँ बैंकों को अपने बैंक की भूमिका को याद रखना होता है। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं करना होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यशैली से बहुत करीब से जुड़े हुए, यानी ये जो सिस्टम है ये बहुत क्या हुआ, ये करीब से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई आपको गलत यहाँ पर नहीं हो सकती है ना। अब ये जो है बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियां, इस बैंकों की जो ऋण संबंधित गतिविधियों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।